ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे करके। चलिए। चलिए स्लाइड में मूव करते हैं। पहला कोट है आज डे का। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। ठीक है, ये थियोडोर रूजवेल्ट का कोट है। मतलब आपने आधा अगर सोचा, उसके बारे में बिलीव करा, तो आप आधा तो उसे ऑलरेडी पहुंच चुके। मतलब आपने कोई एग्जाम सोचा कि मैं इसे लिख सकता हूँ या मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ, तो आधा तो यहीं पहुंच गए आप। ठीक है, आधी जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी। बाकी आधी बची है कि वो आप प्रिपरेशन से निकाल लें। ठीक है, उसके लिए आपके लिए काफ़ी सारे मेंटोर्स हैं जो ऑलरेडी आपको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सोचा है तो आधा तो हो चुका है, आधा बाकी रह रखा है जो कि आप अपनी स्टडी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव करेंगे सबसे पहले। पहला टॉपिक है मिशन मित्र। मिशन मित्र में देखिए क्या है। ये इसकी फुल फॉर्म लिखी है, मैपिंग ऑफ इंटरपोलेटेड रेट्स एंड रिस्पॉन्स क्या है, असेसमेंट। कुछ नहीं है कि गगनयान जो मिशन है जिसमें हमने क्या अपने इंडियन सिटीजन को स्पेस में भेजना है, उस मिशन का एक पार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मिशन मित्र में क्या है, जो गगनयान मिशन की जो कंडीशन है वो हमने यहाँ क्रिएट कर दी है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो वहां जाके हम जो कंडीशन ऊपर होगी वहां हम इसको टेस्ट कर रहे हैं नीचे लेह लद्दाख में। ठीक है, कुछ नहीं है। स्पेस तो ऊपर है, वहां की कंडीशन कुछ और होगी, पर हम ऐसी कंडीशन जैसे कि वहां पर होने वाली है बहुत ही हार्श कंडीशन, वो लेह लद्दाख में हम क्रिएट कर रहे हैं। और उसी मिशन को बोला गया मिशन मित्र। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन पूछा जाएगा मिशन मित्र किसका पार्ट है, तो गगनयान मिशन का पार्ट है। कर क्या रहे हैं वहां पर? ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज बना रहे हैं, जो कि मार्स एक मून की तरह होती है, जो कि हमें गगन यात्री उसको जब वो वहां जाएंगे, हाँ स्पेस में जाएंगे, तो उनको वैसी कंडीशन मिल पाए और वो सरवाइव कर पाए एज ए वहां पर। ठीक है, अब गगनयान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गगनयान है क्या? फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 मेंबर्स, ये याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएगा। 3 मेंबर्स को कहाँ भेजा जा रहा है? 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, 3 मेंबर्स को भेजा। 3 मेंबर्स के नाम याद रखना जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स रह चुके हैं। प्रशांत बालकृष्ण नायर जी, अजीत कृष्णन जी, अंगद प्रताप जी, शुभांशु शुक्ला जी। ये आगे क्यों चले गया? ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गगनयान मिशन के बारे में, और कितने लोग भेजे जा रहे हैं। ये मतलब 4 लोग भेजे जाएंगे, पर 3 डे मिशन है। यहाँ पर 4 लोग कैसे लिख दिया? 4 इंडियन फोर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर गगनयान 30। चलिए इसको चेक करेंगे एक बार। ठीक है, वैसे तो 3 मेंबर्स हैं, शायद से एक इनमें से निकल चुका है। 3 डे मिशन रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है, 15 अगस्त 1969 में बना था। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। अभी चेयरमैन कौन है? डीवी नारायण जी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि गगनयान मिशन का, कि जो मिशन मित्र है वो किससे रिलेटेड है, तो ये गगनयान मिशन से रिलेटेड है। और गगनयान में क्या कर रहे हैं हम? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, इसमें हमें कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री है जो सपोर्ट कर रहा है, उसको बता सकता है चैट बॉक्स में? किस कंट्री है जो हमें ट्रेनिंग ट्रोनिंग और ये सपोर्ट दे रही है इस चीज़ का, गगनयान मिशन में? इज इट यूएसए, फ्रांस? कमेंट बॉक्स में लिख सकता है किसी को आइडिया हो। क्वेश्चन आ सकता है कि गगनयान मिशन में कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है। नो आइडिया? इट्स रशिया। ठीक है, रशिया हमें हेल्प कर रही है ट्रेनिंग में, जो भी हमें सिमिलैरिटीज होंगी ऊपर स्पेस में, कंडीशन क्रिएट करने में, और कैसे कैसे, क्योंकि उनके कॉस्मोनॉट्स ऑलरेडी जा चुके ऊपर। हमारा राकेश शर्मा गए थे, वो भी नासा की तरफ से गए थे, इसरो का कोई भी नहीं है, तो फर्स्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युविका, इसका एक वो है, एक्रोनिम बना रखा है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, युविका ये है क्या? इसरो ने बनाया, इसरो का प्रोग्राम है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, यूवी का किसका प्रोग्राम है? इसरो का। यंग साइंस टीम साइंटिस्ट प्रोग्राम भी बोला जाता है। लॉन्च कब हुआ था? फर्स्ट लॉन्च 2019 में। ठीक है, ये इसका 6th एडिशन है। ये है क्या? ये 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसमें क्या करेंगे हम? 9th क्लास के स्टूडेंट्स को लेंगे, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, स्पेस साइंस के बारे में बताएंगे,
और इनको अनकरेज करेंगे कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करिए, मैथमेटिक्स ले, ये फील्ड आगे लें। ठीक है, कुछ नहीं है। इसका स्पेशलाइजेशन है कैच दम यंग, मतलब हम छोटे छोटे बच्चों को ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार आप जब फ्यूचर की स्टडीज करोगे तो उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी वाला आप सब्जेक्ट्स चूज करना। ठीक है, उनको पहले ही इनकलकेट कर दे रहे हैं कि आपको फ्यूचर में ये करना है। तो ये काम कौन कर रहा है? इसरो। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नाम है, या यूवी का। क्वेश्चन ये डायरेक्ट आएगा, यूवी का क्या चीज़ है और यूवी का किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? तो इसरो ने। क्लास नाइन्थ याद रखना, क्लास नाइन्थ वाले बच्चों को बोलते हैं, ऐसे नहीं कि कोई कॉलेज वाले बच्चों को बोला जा रहा है, नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पहले से ही उनको दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करना है, एक मोटिवेशन क्रिएट करना है कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी में आइए, इंस्पायर करने के लिए उनको। ठीक है, स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नहीं, चलिए फिर। मेघालय स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब क्या हुआ? मेघालय ने क्या हुआ, स्टारलिंक के साथ इंटरनेट पार्टनरशिप करी है। इसमें क्या है, मेघालय को स्टारलिंक जो है इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। कैसे? ये मेघालय को रिमोट एरियाज में, जहाँ की हम वायर वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो इन्होंने एक एमओयू साइन करा है या लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा अनरिजर्व्ड एंड जोग्राफिकल एरियाज में, जहाँ के वायर वगैरह या टावर वगैरह नहीं पहुंचते। ठीक है, मेघालय ने करा। ये थर्ड स्टेट है, पहले कौन कर चुका है? महाराष्ट्र कर सकती है, कर चुकी है, और गुजरात कर चुकी है। ठीक है, दिस इज अ थर्ड स्टेट। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि जो स्टारलिंक है, वो स्टारलिंक है क्या जी? ये सैटेलाइट है। ठीक है, स्टारलिंक एक वो है, प्रोजेक्ट है किसका? स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? कौन है इसका फाउंडर? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में। स्पेस एक्स किसका फाउंडर? नहीं, स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है? बहुत बड़ी कंपनी। यस यस, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, वेरी गुड। इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है। ठीक है, और इनका एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक्स में क्या, करीबन 10,000 सैटेलाइट्स है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिन जिन के साथ उनका टाई अप है, ऐसे नहीं कि सबको प्रोवाइड करेंगे। स्टारलिंक के पास जाएंगे और जो कंट्री या स्टेट उनको वो करेगा, इनिशिएट करेगा, तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो स्पेस एक्स प्रोवाइड कर, स्टारलिंक प्रोवाइड करिए। स्टारलिंक है स्पेस एक्स की कंपनी। अब स्पेस एक्स कब फॉर्म हुई थी, कब फाउंड हुई थी? किसी को कोई आइडिया? ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत उस न्यूज में भी रहती है। स्पेस एक्स वॉज फाउंडेड बाय इलॉन मस्क इन विच ईयर? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? किसी को कुछ आइडिया? 2008 नहीं, 2008 नहीं है। 2008 तो 2002, वेरी गुड। मून ने आंसर एकदम सही दिया है। 2002 में स्पेस एक्स फाउंड हुई थी। वेरी गुड। ऐसे ही आप देखिए करें, जब चीजें पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, थोड़ा बहुत उसके आसपास पढ़ लिया करें चीजें। बिल्कुल एकदम न्यूज़पेपर पढ़ा, हेडलाइन पढ़ी, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको कुछ भी दिखा है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ऐसे कि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन न्यूज में उसमें एग्जाम्स में आते हैं। स्पेस एक्स किसने फाउंड करी थी यार? इसका कब हुआ था? इसके हेडक्वार्टर बता सकता है कोई? हेडक्वार्टर कहाँ है स्पेस एक्स का? नहीं, यूएसए में तो हो गई, खैर यूएसए की कंपनी है, यूएसए में हो गई। तो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है स्टार बेस टेक्सास। ठीक है, टेक्सास का, टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया कंप्लीट आपका स्टारलिंक। मेघालय याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। कौन सी स्टेट है जिसने अभी अभी स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट या फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करा है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरियाज में या अनडिजर्व्ड एरिया में? तो वो हो जाएगा स्टेट कौन सा? मेघालय। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आ गया। सबसे पहले इसमें है फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर टू हेड बीरा मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसीए। तो मुंबई जो सिटी है ना, उसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशन मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसमें जो अभी जो कमिश्नर है, एक आईएएस ऑफिसर उसे हेड करता है।
आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, मेयर आएंगे, वार्ड मेंबर आएंगे, वार्ड मेंबर सॉरी क्या काउंसलर्स आते हैं, और मेयर तो होते ही है, पर उनको जो एग्जीक्यूटिव काम करता है वो एक आईएएस ऑफिसर करता है। तो आईएएस ऑफिसर जो अभी अभी हेड अपॉइंट किया गया है वो फर्स्ट वुमेन है इनके लिए। यहाँ पर अभी तक सारे मेल रहे हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन बन गई है यहाँ पर। इनका नाम है अश्विनी भिड़े जी। ठीक है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, ये वाइडली इनको बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ मुंबई भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें एक्वा लाइन में जो कि वहाँ की मेट्रो है मुंबई, उसमें काम भी किया था। तो दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेट्रो वुमेन ऑफ मुंबई कौन है, अश्विनी भिड़े जी। और फर्स्ट वुमेन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू हेड बीएमसी। ठीक है, जो कि मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनका नाम है अश्विनी भिड़े जी। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस क्या है बीएमसी? अब बीएमसी जो है, जैसे आपके स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर नगर पंचायत होगी, या तो फिर उससे छोटे जो होते हैं वो होती है, जैसे जिला नगर पंचायत, और उससे नीचे वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है, तो पंचायत जो होगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी बीएमसी जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीरा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये इंडिया की रिचेस्ट है, रिचेस्ट और ओल्डेस्ट भी। रिचेस्ट इन द सेंस इस पे इनका जो बजट है वो बहुत हेवी जाता है। देखा होगा आपने मुंबई, साले सेलिब्रिटी जो भी है, इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटी सारे वहीं रहते हैं, और ये एरिया भी काफ़ी डेवलप्ड एरिया, तो इसके रिचेस्ट है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अब देखो सर, अर्बन लोकल लोकल बॉडीज की बात हुई है, तो ये कहाँ से निकलता है? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि हमारे पार्ट 9A में है। शेड्यूल 12 में इसकी सारी वो दे रखी है, क्या लिस्ट। तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके बारे में बात करता है? अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। ठीक है, और जो एक और है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किसकी बात करता है? ठीक है, पंचायत, वेरी गुड, पंचायत की बात कर रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है। ठीक है, ये मेरा कोई टॉपिक डालने का यही मकसद था कि आपको पंचायत क्लियर हो जाए, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है, और ये पार्ट 9A में है, और जो पार्ट 9 में है, नहीं पार्ट 9 में वही है। ठीक है, शेड्यूल 12 है इसके, शेड्यूल 12 में इसकी लिस्ट दे रही कौन कौन सी पावर्स इनके अंदर है। ठीक है जी, आगे चलें। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? अर्बन लोकल बॉडीज से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पंचायत से। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे आगे, फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन, याद रखना, इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट विद बाइसाइकिल। मतलब ये साइकिल लेके ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक चलेगी, माउंट एवरेस्ट पे नहीं गई। ये याद रखना कि माउंट एवरेस्ट पे साइकिल लेके नहीं चलेगी, माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ पॉसिबल नहीं है, शायद से कोई चले भी जाए अभी 10-15 साल के अंदर। ठीक है, ऊपर ही साइकिल लेके पहुंच गए। ठीक है, अब ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आ रही है, आई डोंट नो कैसी फोल्डेबल साइकिल होगी, जो भी हो गया। ठीक है, तो इनका नाम है दिव्या सिंह। ये बेस कैंप तक पहुंच गई है साइकिल लेके। ठीक है, कहाँ की है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन है कहाँ की? इंडियन, इंडियन वुमेन। अब जो वर्ल्ड की थी उनका नाम क्या? तमाद बिल कौर। ये कहाँ की थी? बांग्लादेश की। तो ये इंडिया की तो दिव्या सिंह है, और जो वर्ल्ड की थी वो दामाद बिल कौर, ये वो बांग्लादेश की। ठीक है, ये साइकिल लेके दोनों के दोनों कहाँ पहुंच गए? बेस कैंप तक पहुंच गए। ठीक है, अब बेस कैंप के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप कहाँ है? ये कुंभू रीजन, नेपाल में। कितनी हाइट है इसकी? देखो, बेस कैंप की हाथी हाइट जो है वो है 5364 मीटर्स। इतनी हाइट ऑलरेडी है, तो वहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा चढ़ना पड़ता है, कितने टाइम लगा होगा इनको चलने के, साइकिल लेके वहां तक पहुंची। 5364 मीटर्स काफी हाइट होती है। ठीक है, ये बेस कैंप की हाइट है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जब बेस कैंप के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ लो। तो माउंट एवरेस्ट का नाम, इसे सागर मत्था कहा जाता है नेपाल में, और चोमुलुंगमा तिब्बत में कहा जाता है। ठीक है, दो अलग अलग नाम है माउंट एवरेस्ट तो। ऑल ओवर द ग्लोब इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना था, पर नेपाल में से सागरमथा बोलते हैं, तिब्बत में से चौमू लुंगमा बोला जाता है। हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, सबको पता है। ठीक है, इसकी हाइट अभी रिसेंटली सर्टिफाई करी गई थी, तो 8848.86 मीटर, 8000 मीटर, 8848 मीटर इसकी हाइट है।
ठीक है जी। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई थी? इनका नाम है बिचेंद्री पाल जी। ठीक है, 1984 में चढ़ गई थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है। और जो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है उनका नाम क्या है? जुंको तबई। जुंको तबई कहाँ की है? जापान की है। और जो इंडियन थी उनका नाम है बिचेंद्री पाल। ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। कोई माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेरी? नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी? वो तो बिचेंद्री पाल होगी। पर अगर पूछ ले कि साइकिल के लाइक लेके चढ़ी थी तो उसका नाम दिव्या सिंह हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, और कुछ नहीं। ये देखो फोटो लगा रखी है साइड में, तो ये है दिव्या सिंह जी जो साइकिल लेके बेस कैंप तक चलेगी। ठीक है, ये याद रखना, बेस कैंप तक गई है, ऊपर नहीं गई है। चलिए आगे। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। तो इंडिया की जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ रन करी गई है? इसके ट्रायल रन हुए हैं जींद हरियाणा में। ठीक है जी, जींद हरियाणा। इसको नाम दे दिया गया है नमो ग्रीन रेल। ठीक है, नमो ग्रीन रेल इसको नाम दे दिया गया है। अब सारी जितनी भी ट्रेन आ रही है उनका नाम तो नमो ही हो रहा है। ठीक है जी। ये बनी कहाँ है? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बनी है, चेन्नई में। ये पायलट सर्विस है, ऑपरेट कर रही है जींद और सोनीपत के बीच में। ठीक है, और नॉर्दर्न रेलवे का जोन है एक, हरियाणा में। तो क्वेश्चन ये आएगा, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर अभी उसके ट्रायल रन हुए हैं? जो आपको लिख देना हरियाणा, सीधा स्टेट पूछा जाएगा तो हरियाणा। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछेंगे, पर पूछ लेंगे डायरेक्ट हरियाणा स्टेट कौन सा था? हरियाणा। ठीक है, और या तो पूछ लेंगे उसका नाम क्या है, तो नमो ग्रीन रेल। तो हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल फ्रूट है, ग्रीन फ्यूल माना जाता है, तो इसीलिए उसे ग्रीन रेल का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये बनी कहाँ थी? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में। तो कोच फैक्ट्री के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। ये क्या है? स्टैब्लिश कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर इसके कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखो, यही क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी बनी है, जो जिसको ट्रेन 18 भी बोला जाता है। वंदे भारत आजकल हमारी हाईटेक ट्रेन है जो कि डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट एरियाज के बीच में रन कर रही है। तो यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही बनी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम्स में कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये मैंने पूरा एक वो डाला कि ये रेलवे जोन कितने हैं। अब रेलवेज की बात हो रही है तो रेलवे का आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरे के पूरे 19 रेलवे जोन है इंडिया में। ठीक है जी, 19 रेलवे जोन है, और ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया फैले हुए हैं। तो हम ये वाला देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैं इधर कर दूँ तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसको ये है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले का जो हेडक्वार्टर है वो मालेगांव गुवाहाटी में। ठीक है जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मालेगांव गुवाहाटी में। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया का पूरा ये कवर करता है। ठीक है, 19 रेलवे जोन है। ठीक है जी। और जो लेटेस्ट एडिशन जो है हुआ है इसमें, पहले 18 थे, अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2026 में ही, तो वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन विशाखापट्टनम। ठीक है जी, ये न्यूएस्ट जोन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि अभी 2026 में ही हुआ है। ठीक है जी, न्यूएस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है जी। यार ये जून 1 से ऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब हो गया होगा अब तो। कितने हो गया आज? 5 जून हो गया ना? कि 4 जून हुआ है? 4 जून हो गया आज। ठीक है, तो 4 जून में ये ऑलरेडी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो साउथ कोस्ट रेलवे कहाँ? साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जहाँ की उसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। तो ये हो गया, आपके दोनों क्लियर हो गए। नॉर्थ ईस्ट वाला भी क्लियर होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी लेटेस्ट एडिशन हुआ। साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है जी। कोई इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो उसे हम देखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमने रेलवे के बारे में पढ़ लिया है काफ़ी, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है जी। फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल उसका वेन्यू याद रखिए, कलिंगा एथलेटिक्स इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है जी। इसका वेन्यू पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स, इंडोर मतलब ये अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है कहीं भी। ठीक है, चैंपियनशिप कहीं कहाँ हुई है? तो इस ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। ठीक है, अब भुवनेश्वर को हम क्या भी बोलते हैं? स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता आ सकता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है?
भुवनेश्वर। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सीधा सीधा भुवनेश्वर मार्क कर दें। भुवनेश्वर कौन से स्टेट में है? उड़ीसा स्टेट में। ठीक है जी, तो ये आपको याद हो जाएगा कि एक तो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? भुवनेश्वर है। और फर्स्ट नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है? कलिंगा एथलेटिक्स इंडोर स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए जी, नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क। कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है या इसकी फाउंडेशन रखी गई है? तो ये कहाँ गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, लिखा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसका नाम क्या है? अमरावती क्वांटम वैली। ठीक है, इसका नाम रखा गया। जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है ना। अब हम अमरावती को क्वांटम वैली बना रहे हैं। अभी फाउंडेशन स्टोन ही इसका रखा गया, बना नहीं गया है, बस बनाने की कोशिश है। आंध्र प्रदेश में बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम वैली होगा कहाँ का? साउथ एशिया का। ठीक है, और ये किसके अंडर करा जा रहा है? नेशनल क्वांटम मिशन। अब क्वांटम मिशन देख लीजिए कि क्वांटम है क्या? क्वांटम क्वांटम लगे सर, ये क्वांटम है क्या चीज? ठीक है, एक सेकेंड है, ये कहाँ चले गया? ठीक है, मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्वांटम है क्या? ये एक क्वांटम मिशन है जो ऑलरेडी इंडिया कैबिनेट ने बना स्टार्ट करा था अप्रैल 2023 में। जो कि इसका पीरियड है 2023 से 24 और 30 से 31। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है, जो भी हम एक पूरी एक क्वांटम फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट है क्वांटम फिजिक्स, उसमें ही उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कंप्यूटर्स के साथ। तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग एक पूरा एक अलग से डायमेंशन बन चुका है, जिसमें हम कंप्यूटर्स के बहुत ही छोटे छोटे क्वांटम मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम का मतलब होता है बहुत ही छोटा। ठीक है, मूवमेंट्स को पढ़ते हैं और कैसे हम स्पीड बढ़ा सकें किसी भी कंप्यूटर्स की। ठीक है जी, तो हम इसमें ये भी वो कराया कि हम इंडिया लार्जेस्ट कंप्यूटर भी डिप्लॉय करेंगे, जो कि वो IBM और TCS का होगा। और ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर होगा। कितनी उसकी स्पीड रहेगी ये कोई नहीं पूछेगा, बस आप ये याद रखना कि कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी पार्क फाउंडेशन रखी गई है, जो कि है अमरावती क्वांटम वैली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, क्वांटम मिशन के अंडर करा गया है, नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि अप्रैल 2023 में हमने स्टार्ट किया था। इसका पीरियड जो है 2023 से 24 और 2030 से 31 तक चलेगा। ये पूरा का पूरा इसका इतना लंबा पीरियड है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट कोई इशू? चलिए, अब आगे बुक्स एंड ऑथर्स। एक चीज बतानी चाहिए, जो ये हम करंट अफेयर कवर करने हैं ये अप्रैल फर्स्ट वीक का है। अब ये अप्रैल फर्स्ट वीक का क्यों कर रहे हैं हम? इसका रीजन ये है कि जो अभी मई का है ना, फोर्थ वीक, कल हमने थर्ड वीक तक कर दिया था, फोर्थ वीक का भी कंपाइलेशन हुआ नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी कंपाइलेशन किया नहीं है। जैसे ही वो कंपाइल कर लेंगे तो हम मई फोर्थ वीक कवर कर लेंगे। और उसके बाद अप्रैल तो हमारा चलता रहा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था हमारा मई कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वापस चलेंगे, क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि अभी एक एग्जाम है आप लोगों का, जो कि जून 14 को है और एक जून 30 को भी एग्जाम है। तो हम उससे पहले पहले वाले जितने करंट अफेयर जो एग्जाम रिलेटेड है उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम अप्रैल फर्स्ट वीक का करें। ठीक है जी, जैसे ही कंपाइलेशन हो जाएगा मई फोर्थ वीक का, तो हम मई फोर्थ वीक भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स में। पहली बुक है टाइट्स ऑफ टाइम। किसने लिखी है? श्रीमती सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। ठीक है, ये कौन है? कोई बता सकता है कौन है श्रीमती सुधा मूर्ति जी? कोई लिख सकता है टाइप में, किसी को आइडिया हो श्रीमती सुधा मूर्ति जी कौन है? नहीं? चलिए मैं बता देता हूँ। पहले इनके बुक का नाम का देख लीजिए। टाइट्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, ये इनकी बुक का नाम है। श्रीमती सुधा मूर्ति जी ने लिखी है या बनाई है, जो भी है फिलोंट्रपिस्ट है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में। ठीक है, ये पद्मश्री भी इनको मिला है, पद्म भूषण भी इनको मिल रखा है। रिलीज किसने करी है? इन्फोसिस। वेरी गुड, इन्फोसिस से रिलेटेड है, पर मैं आपको आगे बताऊंगा इन्फोसिस से कैसे रिलेटेड है। वेरी गुड वेरी गुड, कान्हा जी ने बिल्कुल सही कहा है, इन्फोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिलीज किसने करी है बुक? CP राधाकृष्णन जी ने है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बोला जाता है।
ठीक है, तो यही है, सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज करी है, मतलब उनको ऐसे इनॉग्रेट करते हुए रिलीज करी है, पर लिखी किसने है? श्रीमती सुधा मूर्ति जी ने, जो कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा बहुत हमें इसमें जो बुक का नाम है, जो भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की जो वो है, क्या बोलते हैं, टाइमलाइन, उसको फोटोज के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, म्यूरल्स का मतलब वही है, फोटोज। ठीक है, छोटी छोटी फोटोज पेंटिंग टाइप की होती है, उससे डिपिक्ट किया है इस बुक के अंदर। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत हम किसके बारे में पढ़ लिया? पार्लियामेंट के बारे में। तो पहला जो वो है, जो ओल्ड पार्लियामेंट थी पहले, जो उसको संविधान सदन कहा जाता था। ठीक है, ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस थी, इसको संविधान सदन 2023 में नाम दिया गया था। ये बनाई किसने थी की थी? सर एडविन लुटेंस, सर हर्बर्ट बेकर ने बनाई गई थी। कब? 1927। डिजाइन इन दोनों ने करी थी अंडर लॉर्ड इरविन। ठीक है जी। तो ये तब से हमारा चला था 1927 से देखो 2023-24 तक यही चली है। ठीक है जी। जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी, उसको नाम दिया था हमें संविधान सदन। अब जो है हमारा जो नई पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल विस्टा एरिया इन दिल्ली। ये कहाँ पर बनी है? सेंट्रल विस्टा एरिया इन दिल्ली में। ठीक है। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? बिमल पटेल जी, ये इनका नाम है। ठीक है। किसने बनाया ये प्रोजेक्ट? टाटा प्रोजेक्ट, टाटा ने बनाया था ये प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अभी इनॉग्रेट कब हुआ था? ये याद रखना, 2023 में इनॉग्रेट हो गया था। ठीक है जी, 2023 में इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है जी। तो ये याद रखना कि जो इंडिया की नई बिल्डिंग है, वो 2023 में इनॉग्रेट हुई थी, पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, बनाई किसने की थी? टाटा ग्रुप में ने बनाई थी। तो भी कुछ चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है जी। अब सुधा मूर्ति के बारे में पता कर लीजिए थोड़ा। बता देता हूँ, सुधा मूर्ति जो है, नारायण मूर्ति जी की, नारायण, मेरी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। अब नारायण मूर्ति जी कौन है? नारायण मूर्ति जी है इन्फोसिस के को फाउंडर। ठीक है जी। इन्फोसिस के को फाउंडर है। अरे लिखा भी नहीं जा रहा। ठीक है, सर की राइटिंग तो बहुत अच्छी है। ठीक है जी। ये नारायण मूर्ति जी को फाउंडर है किसके? इन्फोसिस के। ठीक है, तो अब इन्फोसिस के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है, काफी बड़ा हमारा टेक जाइंट है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस कब फाउंड हुई थी? कोई बता सकता है मुझे? या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसी का कोई जान पहचान वाला होता हो इन्फोसिस में जॉब कर रहा हो? ठीक है जी। नहीं। तो इन्फोसिस जो है 1981 में फाउंड करी गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इन्फोसिस कब फाउंड हुई थी? वो 1981 में हुई थी। कहाँ? कहाँ हुई? तो पुणे में फाउंड हुई थी, पर उसका अभी हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है। इसके को फाउंडर्स कौन कौन थे? एक तो नारायण मूर्ति जी, मैंने आपको बताया, जो कि इनके हस्बैंड है। ठीक है, और एक थे नंदन नलकानी जी। ठीक है, दो लोगों ने फाउंड करी थी पुणे में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। कब हुई थी? 1981 में। चलते हैं जी आगे। काफ़ी सीरीज चीज़ें कवर कर ली हमने। इसमें से टाइप्स ऑफ टाइम याद रखना कि आप किसने लिखी है? नो साउंड। दोबारा चेक करिए एक बार, साउंड आ रही है नहीं आ रही? और कोई सुन पा रहा है तो प्लीज़ लिखेंगे, तो मुझे ही पता लगेगा, नहीं से मुझे कोई आइडिया नहीं लग पाएगा कि साउंड आ रही है नहीं आ रही है। प्लीज़। नो प्रॉब्लम। आ रही है तो ये नो साउंड कैसे आ रही है उनकी? उनका नो साउंड कैसे है? अपना वो चेक करिए, हेडफोन चेक करिए, या फिर चेक करिए आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आ रही है। अपना हेडफोन चेक करिए या फिर ईयरबड चेक करिए। फ़ोन में आपने वो तो नहीं करेगा, म्यूट तो नहीं करेगा कुछ? साउंड आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है बुक, ए रोड वेल ट्रेवल्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये बुक का नाम है रोड वेल ट्रेवल्ड ऑटोबायो। किसने लिखी है? श्री आर के राघवन जी ने। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आर के राघवन जी की ऑटोबायोग्राफी है ये। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, ए रोड वेल ट्रेवल्ड किसने लिखी है? तो ये श्री आर के राघवन जी ने लिखी है। अब ये है कौन? ये थे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ये अपने आर्टिकल भी लिखते हैं।
सीधा सीधा लिखा रहता है इन्होंने कि डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है, आर के राघवन जी, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी अभी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, ए रोड वेल ट्रेवल्ड, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं पहले, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, ये बुक का वो है, ठीक है जी। यही है बस, इसमें आगे जाके कुछ ज़्यादा पूछे जाएगा नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं। ट्रेंडिंग अवार्ड्स, जो जो अवार्ड्स अभी न्यूज़ में रहे हैं। पहला, 2026 का स्ट्राइट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, इसमें जो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला, किसको मिला? सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स किसको मिला है? तो वो होगा सिंगापुर का शांगी एयरपोर्ट, ठीक है जी। ये 14th टाइम है जो कि बार बार 14th बार शांगी एयरपोर्ट को ही मिला है। कब से चल रहा है? 2000 से ये चल ही रहा है, सिंस 2000। ये 14 टाइम जो है सिंगापुर का शांगी एयरपोर्ट। कभी कोई सिंगापुर जाए तो शांगी एयरपोर्ट जरूर जाइए घूमने के लिए, देखिए तो है क्या चीज़ इसमें जो 14 साल से ये टॉप में बना पड़ा है। ठीक है जी, इंडिया का देख लेते हैं सर, कि इंडिया के कौन कौन से, मेन तो हमें इंडिया से मतलब है। ठीक है, पहले में कौन है? आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। इनकी रैंक है 28th ग्लोबली। सेकंड में कौन से? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनकी रैंक है 41st। ये कहाँ है? सॉरी, ये कहाँ है? बेंगलोर में है, ठीक है जी। ठीक है, थर्ड में कौन सा है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? गोवा में, इनकी रैंक है 64th। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? मुंबई में, और इनकी रैंक है ग्लोबल 66। तो दो याद रखने की जरूरत है आपको, एक तो सिंगापुर जो वर्ल्ड का हो गया, इंडिया का कौन सा? आईजीआई, ठीक है। अगर रैंक पूछ ले तो 28 याद रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन में आ सकता है और यही आप मार्क कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है जी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 35th सरस्वती सम्मान 2025। ये 35th सरस्वती सम्मान अवार्ड है जो कि 2025 के लिए मिला गया है। किसको मिला है? राजकुमार मुखोपाध्याय, ठीक है, राजकुमार मुखोपाध्याय, ठीक है जी, इनको मिला है। किसके लिए मिला है? बंगाली नोवेल के लिए मिला है एक। बंगाली नोवेल कौन सा? हर हरा प्रभाती कथा, प्रभाती कथा, ठीक है जी, इसको मिला है, ठीक है, 35th सरस्वती सम्मान अवार्ड, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि अभी रिसेंटली 35th सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो राजकुमार मुकुंदोपाध्याय को मिला है। तो या तो ये पूछ लेंगे कि नोवेल कौन सी थी, तो 35th सरस्वती सम्मान अवार्ड किस नोवेल को मिला है? तो ये वाली नोवेल हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए इनकी फोटो लगी है तो आपको याद भी रहेगा थोड़ा बहुत कि कैसे इनको मिला है, ठीक है जी। ऑथर पूछेंगे तो राजकुमार जी है इनका। अब सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? के बिरला फाउंडेशन का ने स्टैब्लिश करा था 99। राम कुमार है, राजकुमार? राम कुमार है, राम कुमार है, राम कुमार है सर, राम कुमार है। राजकुमार नहीं है, मेरे मुंह से राजकुमार निकल गया है, ठीक है। मैंने उनको राजकुमार की उपाधि दे दी है। ठीक है जी, राम कुमार है, लिखा है वहां पर राम कुमार, ठीक है जी। के बिरला फाउंडेशन का है सरस्वती सम्मान, ठीक है। ये क्या करता है? एनुअली आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज हो, कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज हो जो कि 8th शेड्यूल में लिस्टेड हो, उसको ये अवार्ड देता है। ये आगे क्यों जा रहा है बार बार, इसको मुझे चेक करना होगा, ठीक है। ठीक है जी, ये किसी भी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अवार्ड देता है, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 10 साल का पब्लिकेशन होना चाहिए। कैश अवार्ड कितना है? 15 लाख है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटी में चले जाते हैं, 8th शेड्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। 8th शेड्यूल क्या है? ये क्या लैंग्वेजेस हमारी वो करता है, किस में लिखा है? 8th शेड्यूल तो 8th शेड्यूल से अलग होते हैं खैर, पर ये पार्ट 17 में आर्टिकल 354 343 से 351 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोलता है, उसमें लिखा गया है, ठीक है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब कोई बता सकता है कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जा 22, वेरी गुड। मून तो एकदम खतरनाक है एकदम। 22 लैंग्वेजेस, ठीक है जी, 22 लैंग्वेजेस हैं। और कोई बता सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से कितनी लैंग्वेजेस है? नॉर्थ ईस्ट से कितनी लैंग्वेजेस है जो कि 8th शेड्यूल में है? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा यही।
वन तो नहीं है, इससे ज्यादा है। नहीं। मून, इस टाइम आप गलत हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, दो नहीं है, थ्री है टोटल। ठीक है। तीन कौन कौन सी है? कोई हिंट दे सकता है कोई तीन? नहीं पता। पहली है आसामी, जो 1950 में ऐड हो गई थी। आसाम, ठीक है, वेरी गुड। बुको ने सही बोला है, आसाम। ठीक है। सेकंड है मणिपुरी। ठीक है। जो मणिपुरी है, जो हमारी आई थिंक 1992 में ऐड हुई थी। ठीक है। 70, ये तो मुझे याद नहीं, 71st अमेंडमेंट है आई थिंक, जो कि मणिपुरी ऐड हो गई थी उसमें। ठीक है जी। और लास्ट जो है अभी रिसेंटली ऐड हुई थी 2003 में, वो थी बोडो। ठीक है। बोडो आपको पता है, ये भी आसाम में बोली जाती है आई थिंक। बोडो बीटीए जो है, बोडोलैंड ऑटोनोमस टेरिटरी है, जो बोडोलैंड टेरिटरी, वहां पर। ठीक है। तो तीन लैंग्वेजेस होगी एट शेड्यूल में। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आसामी, मणिपुरी, बोडो। ठीक है जी। ये याद रखना एट शेड्यूल का। अब देखो कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार एट शेड्यूल तो है, इतने सारे शेड्यूल है, मैं याद कैसे रखूंगा कि एट शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो मैंने सिंपल एक निमोनिक बना रखा था अपने टाइम पे जब मैं तैयारी करता था। तो उसका हम बोलते थे एट शेड्यूल, जैसे लिख रहे हैं ना एट शेड्यूल, ला आ रहा है, ला से लैंग्वेजेस। तो एट से लैंग्वेजेस याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एट शेड्यूल में लैंग्वेजेस है। ठीक है जी। बढ़िया है, वैसे याद रख लेंगे आप। एट शेड्यूल, ल से लैंग्वेजेस। तो आपको याद आ गई ऑफिशियल लैंग्वेज एट शेड्यूल में कितनी है टोटल। ठीक है, 22 है। ठीक है जी। चले आगे। ठीक है। चलिए जी आगे। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026, इसमें मोस्ट अवार्डेड मूवी कौन सी बनी है? धुरंधर। आपने देखी होगी आई थिंक धुरंधर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14 अवार्ड्स मिले से चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में। ठीक है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? होम बाउंड को। नीरज गेवान की मूवी है ये। फोटो भी लगी है, होम बाउंड, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट मेल डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं सॉरी, बेस्ट मेल एक्टर रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल किसको मिला? यामी गौतम दर्जी को। ठीक है, उनका रोल हक में। ठीक है जी। ये हो गया चेतक स्क्रीन अवार्ड्स, क्लियर हो गया आपको। इसमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब धुरंधर के बारे मूवी है, वो इतना कोई पूछेगा नहीं कि धुरंधर में कास्ट कौन सी थी, किसने डायरेक्ट करी है, आ भी सकता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत। ठीक है जी। आगे चले। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स कंप्लीट हो गया। अब आया दीनदयाल उपाध्याय नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। ठीक है जी। ये विकास पुरस्कार दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय नानाजी देशमुख पंचायत के लिए। ठीक है। इसमें क्या है? थ्री लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम त्रिपुरा, इनको क्या है, नेशनली रिकॉग्नाइज करा गया है। ठीक है। तो त्रिपुरा का है, इसीलिए मैंने ये ऐड करा था। ठीक है, कौन कौन सी है? अब मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर थोड़ा हिल जाएगा। सेपा ही जला डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। ठीक है। कंचनाबरी ग्राम पंचायत। ठीक है। बाईकुंठपुरम ग्राम पंचायत। ठीक है। ये फर्स्ट नेशन वाइड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है। जो कंचनबारी है ग्राम पंचायत, ये उनकोटी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नेशन वाइड हेल्दी पंचायत। ठीक है। और जो बैकुंठपुरम ग्राम पंचायत है, उनको क्या किसके लिए मिला है? वुमेन फ्रेंडली पंचायत के लिए मिला है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप थोड़ा याद रखना कि त्रिपुरा से रिलेटेड है। त्रिपुरा लोकल गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर त्रिपुरा ही था, जो आई थिंक मई फर्स्ट वीक या मई सेकेंड सेकेंड वीक में आया था। करंट अफेयर में मैंने ही पढ़ा था यहाँ पर आपको। तो त्रिपुरा बहुत अच्छा काम कर रहा है लोकल गवर्नेंस में। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन सा है? स्टेटस थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1992। ये पार्ट 9 में आता है। ठीक है जी। 11th शेड्यूल में है ये। ठीक है जी। और इसमें कितने 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स है। 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? ये इनकी जो 29 लिस्ट बना रखी है, जिसमें उनकी पावर्स दी गई है कि हमारा जो पंचायती राज है वो कौन कौन सी पावर उनको मिली है। तो 29 लिस्ट है ऐसी। ठीक है, ठीक है। पार्ट 9 में होगा, 11 शेड्यूल है। ठीक है, उसका जो अर्बन लोकल बॉडीज का 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो 9B में है।
और 12th शेड्यूल में आता है, और उसकी लिस्ट अलग है, शायद से 12 है उसके पास। ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट डे नेशनल पंचायती राज डे, तो ये याद रख लेना 24 अप्रैल में आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है जी। आगे चले। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया नेशनल अवार्ड अभी दिए गए हैं। ठीक है, ये 8th एडिशन था इसका नेशनल अवार्ड का। तो इसमें टाइटल जो होता है अवार्ड का, वो होता है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ईयर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये इसका टाइटल है, याद रखना। ठीक है जी, ये है टाइटल। और जो विमेन कैटेगरी में जिनको मिला है वो है नवनीत कौर, ये आप उनकी फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पर, नवनीत कौर जी। और जो मेन कैटेगरी में जिनको मिला है वो हार्दिक सिंह, ये है हार्दिक सिंह। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, दोनों को यही मिला है, पर मेन को उनको मिला है और विमेन को नवनीत कौर को मिला। ठीक है जी। कैश प्राइज रहता है इसमें 20 लाख रुपए का। अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जिसको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोला जाता है, वो उनको मिला है जफर इकबाल जी को। ये है हमारे जफर इकबाल जी यहाँ पर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है। ये जो है मेजर जफर इकबाल जी, ये स्क्वाड के मेंबर थे कब, जब हमने गोल्ड मेडल जीता था 1980 में मॉस्को में। ठीक है। तो ये याद रखना, जफर इकबाल जी, तीन नाम याद रखेंगे, नवनीत कौर जी, हार्दिक जी और जफर इकबाल जी। ठीक है, क्या इनको जो मिलता है 25 लाख रुपए मिलते हैं, और इनको 20 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ट्रेंडिंग डेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है इस वीक में। तो डेज इन द न्यूज कौन कौन से थे। फर्स्ट वाला है एज फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये April 1 को ही आता है, थोड़ा इसको याद रखने की कोशिश करने ना। ठीक है। इसमें जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, उसका फाउंडेशन डे, ये करती क्या है, ये मैनेज करती है किसको, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो हमारी रेजिडेंशियल स्कूल होती है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैनेज करती है। तो उसका फाउंडेशन डे था 1 अप्रैल। ठीक है। 5th अप्रैल याद कर दीजिए, क्या चीज़ है, 63rd नेशनल मैरीन टाइम डे। ठीक है, ये कब आता है, 5th अप्रैल को आता है, इसकी थीम याद रख लेना। ठीक है। ये कमोमेरेट क्या करता है, ये करता है कि जब SS लॉयल्टी, जो हमारी फर्स्ट इंडियन ओन्ड मर्चेंट वेसल थी, वो कब पहली बार मुंबई से जो लंदन गई थी, उसका डे है। 5 अप्रैल को गई होगी 1919 को। ठीक है। 5th अप्रैल को गई होगी 1919 को। तो उस दिन को हम वो करते हैं, एज ए नेशनल मैरीन टाइम डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है जी, हो गया। आगे चलें, कुछ और डेज भी हैं। एक सेकेंड, चलिए। अब ये हैं कुछ और डेज, ये याद रखने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे March 30, ऑटिज्म डे April 2, वर्ल्ड हेल्थ डे 19। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका थर्ड वाला, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, April 7 में। ठीक है। हेल्थ के लिए से रिलेटेड है, तो काफ़ी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हेल्थ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव में, तो हेल्थ का याद रखेंगे। थीम क्या है, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। तो नेशनल हेल्थ डे कब आता है, वर्ल्ड हेल्थ डे सॉरी, April 7 में। आई नो ये पॉसिबिलिटी कम होती है हम सारे याद रख लें, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने फोटो डालने की कोशिश इसीलिए करी है इसमें, क्योंकि आपको फोटो से याद रह जाएगा। क्योंकि हम जब किसी की ऑडियो सुनते हैं, विजुअल देखते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या अलग तरीके से वो करता है, उसे ग्रैप्स करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे May 7 आपको रह जाएगा। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि यार वर्ल्ड हेल्थ डे वहाँ PPT में April 7 लिखा हुआ था, तो April 7 इसका आंसर होगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चलिए, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। चलिए, पहला है INS अरिंदम। ठीक है। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस ये क्वेश्चन ये है कि INS अरिंदम क्या है, भाई ये तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, हमने PPT में पढ़ा था, और हम यही हम आंसर आंसर मार्क करेंगे। कहाँ बनी है, विशाखापट्टनम में बनी है, शिप बिल्डिंग सेंटर है वहाँ पर, वहाँ बनी है। प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट। मुश्किल है कोई पूछेगा, बस आप ये याद रखना कि है क्या चीज़, ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर्ड है। ठीक है। और इसका नाम क्या है, INS अरिंदम।
अरे ठीक है जी। अब ये आईएनएस जो अरिंदम है, ये प्रोजेक्ट इसके अंदर बन रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले दो बन चुकी है। तो पहले वाली है आईएनएस अरिहंत। ठीक है जी। ये बनी थी 2018 में, कमीशन हो गई थी। दूसरी बनी है आईएनएस आरीघाट। ठीक है, ये भी सबमरीन है, 2024 में कमीशन हो गई थी। अब आई है लेटेस्ट जो है आईएनएस अरिंदम। ठीक है, ये कमीशन कब होगी, हो गई है 3 अप्रैल 2026 में कमीशन होगी। तो ये तीनों नाम आप याद रख रहे ना, और क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है कि ये चीज है क्या चीज। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरीघात, आईएनएस अरिंदम, ये है क्या? ये है क्या? ये वो है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, फोटो से भी याद रह जाएगा आपको, मैंने बना दिया, जानबूझ के बनाई है कि आपको याद रहेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, नहीं तो मैं लिख भी सकता था फिर, नहीं, लिखना नहीं है। जितना विजुअल से याद होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। ये देखिए, ये आया है स्पीडेक्स 2, स्पीडेक्स 3। कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये डॉकिंग है। डॉकिंग स्पेस क्राफ्ट बनाए, स्पेस क्राफ्ट नहीं है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, जो स्पेडेक्स 2 स्पेडेक्स 3 के नाम से दिया गया है इसरो ने। ठीक है, डॉकिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ेंगे। इंटरस्टेलर मूवी देखी किसी ने? इंटरस्टेलर मूवी में नहीं होता वो, एक सीन आता है, जो डॉकिंग के लिए वो डॉक करते रहते हैं। ये जो उनका वो होता था, जो हीरो है, डॉक करने में पूरा वो, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा आता है, घूमते 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 करते करते वो डॉक करते हैं अपने स्पेसशिप पे, जो छोटा सा स्पेसशिप होता है, जो अलग प्लेनेट में वो होता है कि वो लैंड होता है, फिर वो उनका जो स्पेस क्राफ्ट होता है स्पेस में, उससे जाके वो डॉक करते हैं। ठीक है, तो डॉकिंग यही होता है। ठीक है, ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है किसका? इसरो का। ठीक है, तो स्पेडेक्स 2 स्पेडेक्स 3 इसको नाम दिया है। इंडिया फोर्थ नेशन बन जाएगा अगर ये मास्टर कर देता है इस चीज़ में, यूएस से, रशिया, चाइना के बाद में। ठीक है जी। ठीक है, यही है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हम भी एक स्पेस स्टेशन बनाने की उसमें होड़ में। स्पेस स्टेशन किस किस के हैं अभी? एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और एक चाइना का अपना सा स्टेशन है। ठीक है, वो दो ही हैं जो ऊपर घूम रहे हैं इस टाइम पे। तो आईएसएस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कोई बता सकता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन है? देखो भाई, यूएसए तो होगा ही होगा, नासा से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। ठीक है, कोई बता सकता है कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नहीं, यूएसए है उसमें, फिर उसका छोटा भाई ले लो। ओके, रशिया है, छोटा भाई है उसका कनाडा, जापान, वेरी गुड। कनाडा है, जापान है, रशिया है, एंड एक और छूट गया बस, छूट गया एक, यूरोपियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वेरी गुड। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो आईएसएस में ये सब कंट्रीज हैं। ठीक है, यूएसए, रशिया, जापान, चाइना, एंड यूरोपियन। ठीक है। ठीक है जी, ये सब कंट्रीज हैं। ठीक है, और चाइना का एक अलग से, जो मैंने शायद से कल बताया था आपको, या उससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें वो पाकिस्तान के दो पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिशियल है, उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करा। तो उसका नाम जो है ट्योंगोंग करके है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा उसे सही से, पर ट्योंगोंग स्पेस स्टेशन उनका, वो दोनों के दोनों ट्योंगोंग ऐसे कुछ नाम है उसका लंबा सा। ठीक है, तो चाइना का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम भी बनाएं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। टारगेटेड लॉन्च बता रहा है इसके 2028 में करेंगे, और ये 2035 तक कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी में, देखते हैं आगे। अभी तो पहले सीबीएसई के पेपर ही चेक हो जाए ढंग से, तो वो अलग बात है, स्पेस स्टेशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये न्यूज़ में था। तो हमने क्या कर दिया है, इंडिजिनियसली ब्रीड प्रोटोटाइप बना दिया है फास्ट ब्रीडर ब्रीडर रिएक्टर का, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में है। यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसको कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट भी बोला जाता है, तमिलनाडु में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। यही क्वेश्चन बन सकता है इसमें। न्यूज़ ऐसी थी कि, सॉरी, कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ बनाया गया है, तो वो कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया गया है। कलपक्कम में न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु का। ठीक है,
इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, फिर भी आप पढ़ोगे इसको तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है। यूज़ क्या करता है, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, मतलब दोनों को यूज़ करता है ये। ठीक है। अब ये अगर हम इसे ऑपरेशनल कर देते हैं तो हम बन जाएंगे सेकंड कंट्री, इसके बाद चाइना के, सॉरी रशिया के बाद। रशिया ने ही हेल्प करी था हमें कल्पक्कम न्यूक्लियर प्लांट बनाने को। ठीक है। ठीक है। तो ये रशिया के बाद हम सेकंड कंट्री बन जाएंगे। ठीक है। और ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ था इसका, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कलपक्कम तमिलनाडु में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। क्या करती है, रिसर्च करती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और कुछ नहीं। टारगेट कैपेसिटी देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। टारगेट कैपेसिटी हमारी कितनी है न्यूक्लियर प्लांट के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी हमें कितनी रखनी है, तो ये होगा 100 गीगावाट 2047 तक। क्वेश्चन आ सकता है भाई डायरेक्ट कि हमें कितनी कैपेसिटी प्रोड्यूस, हमें टारगेट रखा है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी का, तो वो है 100 गीगावाट कितना, बाय 2047। ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। ठीक है। ये 3 स्टेज प्रोग्राम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ऐसा ही होता है किसी भी कंट्री में, ऐसे कैसे करके हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है, इसको साइड कर देता हूँ। पहला जो स्टेज 1 होती है किसी भी कंट्री की, वो प्रेशराइड हैवी वाटर से करा जाता है। ठीक है। इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, बाय प्रोडक्ट इसका प्लूटोनियम 239। सेकेंड जो स्टेज होती है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं, जो कि हम अभी यहाँ पर है। ठीक है। ये किसी भी कंट्री में जब भी आप न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करोगे तो ऐसे चलता है, ये आप सस्टेनेबल रह पाए। इसका बाय प्रोडक्ट इसमें फ्यूल होगा, इसका बाय प्रोडक्ट इसमें फ्यूल होता है। ठीक है। ये ऐसे ही चलते हैं, तभी ये बने हुए एरो। ठीक है। इसमें फ्यूल होगा प्लूटोनियम, जो कि यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है। स्टेज 1 मैकेनिज्म क्या है, ये पढ़ लेंगे आप, कुछ वो नहीं है याद रखने, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्टेज सीजन में थोरियम बेस्ड होता है, जो यहाँ से थोरियम बना उसको थोरियम हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे ही सस्टेनेबल बनाया जा सकता है कि मतलब हमें ज़्यादा फ्यूल इधर उधर से लेने की जरूरत न पड़े, हमें वहीं से इधर उधर, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 स्टेज 3 से। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आएगा क्वेश्चन तो स्टेजेस पूछे जाते हैं कि स्टेज 1 में कौन सा होता है, स्टेज 2 में कौन सा होता है, स्टेज 3 में कौन सा होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर पावर पावर प्रोग्राम। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ गया। ठीक है जी। सबसे पहला आ गया इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। ट्राइबल गेम्स खेलो इंडिया के पहली बार के हैं, मतलब फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन का मतलब फर्स्ट एडिशन। कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में। 3 सिटीज में थे, रायपुर, जगदलपुर, सुरगुजा। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में हुआ है। ड्यूरेशन तो नहीं पूछा अगर मस्कट पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ऑफिशियल मस्कट क्या था, तो इसका मस्कट जो था, जो अभी इनॉग्रल एडिशन हुआ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, याद रखना ये ट्राइबल है, खेलो इंडिया गेम्स नहीं है, ये ट्राइबल है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ट्राई खेलो इंडिया गेम्स वो आएंगे तो उसके बारे में कवर करेंगे जरूर। मोर वीर इसका मस्कट था, तो मोर का मतलब अवर ओन, अवर ओन का मतलब उनकी लैंग्वेज में होता होगा छत्तीसगढ़ी वर्ड्स में, मोर मतलब हमारा खुद का, हमारा खुद का वीर। ठीक है। तो मोर वीर उसका वो बनाया गया मस्कट, हमारा खुद का वीर। मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट कौन थे, मणिकांत एल। कहाँ से, कर्नाटका से। इन्हें 9 मेडल जीते हैं स्विमिंग में, 8 गोल्ड जीते हैं और एक सिल्वर जीता है। ठीक है जी। मणिकांत एल को आप याद रखें ना। कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, इनॉग्रल एडिशन है। अब इसमें टेली क्या रही है, टेली देखो, मेडल टेली कर्नाटका इसमें सबसे ऊपर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में सबसे ऊपर कौन स्टेट था, तो रहेगा कर्नाटका। कर्नाटका हर जगह न्यूज में, जहां भी देखो कर्नाटका हो रहा है, पता नहीं क्या है ऐसा कर्नाटक में। ठीक है जी। सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है झारखंड। ठीक है जी। टोटल मेडल कितने जीते हैं कर्नाटका ने, 38 मेडल। ठीक है। अब देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 5th नंबर पर। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके ऐसा कि अरुणाचल प्रदेश कितने नंबर पे है, कितने मेडल थी, 11 मेडल थे। कौन से नंबर पे है, टॉप 5 में है, 5th नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। 6 गोल्ड थे, एक सिल्वर था, 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर पे था इंडिया ट्राइबल गेम्स में, जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुए हैं, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी।
तो फिफ्थ नंबर आपका आंसर हो जाता। टॉप में कौन था? कर्नाटका था। चलिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, आ गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये इनको करवाती है गेम्स वगैरह को। तो ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1984 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? JLN, न्यू दिल्ली में। और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कौन है इस टाइम? देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी कौन सी पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट चलें आगे, चलते हैं जी। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग का माइलस्टोन, मतलब कुछ हुआ है यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग में। कौन सा एडिशन है? कल बताया था, कोई बता पाएगा? लिखिए, ऐसी याद होती है चीजें, बार 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 आप उसे लिखिए। आप अपना जो फोन नंबर है वो कैसे याद रखता है? अब तो कोई खैर याद रखता नहीं, पहले टाइम पे क्या होता था, फोन नंबर याद रखने का तरीका होता है कि उसे बार बार डायल कर करके वो ऑटोमेटिकली याद हो जाए। आपको अपना फोन नंबर तो याद हो गई कि आप जब दूसरे को बताते हो तो अपना फोन नंबर बताते हो। ठीक है, तो ऐसी ही होती है चीजें यहाँ था। कौन सा एडिशन था? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट, फटाफट फटाफट बताइए, कौन सा एडिशन था IPL का? जल्दी 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 लिखिए, टाइप करिए, तभी आगे बढ़ूंगा मैं इस चीज में। ऐसे नहीं होगा। 19th, वेरी गुड वेरी गुड। मून तो बहुत तेज होता है, मून इज वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्रिलियंट। 19, हाँ, मोटो जी 96, 5G 19, वेरी गुड। 19 एडिशन था, ठीक है जी। भुवनेश्वर कुमार रॉयल्स RCB से खेलते हैं, ठीक है। ही इज अ फर्स्ट पेस बॉलर, मतलब ये पेस बॉलर है और ये फर्स्ट पेस बॉलर है जिन्होंने क्या करा है, क्या करा है, IPL की हिस्ट्री में 200 विकेट का थ्रेशोल्ड क्लियर कर दिया। अब ये देखना कि इनको डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट पेस बॉलर कौन है? भुवनेश्वर कुमार, ठीक है जी। पर ऐसे ही पहले एक पर्सन ने 200 विकेट ले चुके हैं, पर वो स्पिनर है। वो कौन है? यजुवेंद्र चहल जी। ठीक है जी। तो दो प्लेयर हो गए। पेस बॉलर में अगर पूछा जाए तो भुवनेश्वर कुमार, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो युजवेंद्र चहल, जो कि उन्होंने 2024 में कर दिया था। पर जो लेटेस्ट वाला है वही पूछता है एग्जाम्स में, तो ये 2026 में किसने कर दिया? भुवनेश्वर कुमार जी ने। ठीक है, ये RCB की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत भुवनेश्वर कुमार जी को, एक और इनके पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड होल्डर हैं। क्या कर रहे हैं? ये फर्स्ट बॉलर हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल, मतलब एक ही मैच में 5 विकेट लिए हैं, सारे फॉर्मेट में। टेस्ट में भी कर रखा है, ODI में भी कर रखा है, T20 में भी कर रखा है। ठीक है जी। ये क्या है? तीनों प्लेटफॉर्म में इन्होंने क्या कर रखा है? 5 विकेट एक ही मैच में ले रखे, 5 विकेट हॉल अक्रॉस ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। इंटरनेशनल फॉर्मेट्स की बात हो रही है, तो भुवनेश्वर कुमार के पास ये भी डिस्टिंक्शन है। ये इनकी शक्ल है। भुवनेश्वर कुमार को तो आप पहचानते होंगे, RCB की तरफ से खेलते हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहला जो है पॉइंट है, अर्जेंटीना ने WHO से एग्जिट कर दिया है, सॉरी। ठीक है जी। इससे पहले कंट्री कर चुकी है कौन? USA। अब दूसरा जो बन चुका है कौन? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको पता है कहाँ है? साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये अर्जेंटीना। ओ सॉरी, ये आगे जा रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना, इसका कैपिटल है ब्यूनोस एरीज। ठीक है जी। ये अटलांटिक ओशन है इधर, ये पैसिफिक ओशन है। ये साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक अमेरिका के पास में। आप जब भी ऐसी चीजें पढ़े ना, मैंने आपको बोला है एटलस खोल के रखिए और एटलस में देखिए जाके, आपका इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ेगी। ठीक है, ये चिली है, पैराग्वे, बोलिविया, ब्राजील है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पेरू है ऊपर, इससे ऊपर उरुग्वे होगा, या फ्रेंच गुआना भी है इससे ऊपर। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है जी। इससे ऊपर जाओगे तो फिर वो आ जाएगा पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के ऊपर जाओगे तो मैक्सिको आ जाएगा। छोटी छोटी कंट्रीज इसके आसपास है, इस तरफ, इस तरफ यहाँ पर छोटी छोटी कंट्रीज है। क्यूबा है आपकी, जमाइका, वेस्ट इंडीज पूरा है इस तरफ। मतलब यहाँ से ऊपर जाएंगे अगर तो ऊपर जाओगे तो मैक्सिको आ गया, मैक्सिको आ गया के ऊपर जाओगे तो USA आएगा, USA के ऊपर जाओगे तो कनाडा आ जाएगा। ठीक है, कनाडा के इस तरफ आप जाओगे लेफ्ट में, यहाँ पर कनाडा के इस तरफ, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर डेनमार्क, डेनमार्क सॉरी, ग्रीनलैंड है। अगर आप कनाडा के इस तरफ जाएंगे तो क्या है? अलास्का वगैरह, जो कि USA का ही पार्ट है। ठीक है, फिर इस तरफ और जाओगे तो रशिया आ जाता है। तो ऐसा है। तो आपको मैप एकदम टिप्स में याद होना चाहिए। ठीक है जी। आप अपना एटलस, जो वर्ल्ड एटलस है, और कौन सी एटलस,
इंडियन एटलस अपने साथ में रखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन चीज़ों में। अपनी तैयारी में आप एटलस हर समय हाथ में रखिए, सोते समय, जागते समय, पढ़ते समय, खाते समय, एटलस 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 बहुत हेल्प करेगी आपकी तैयारी में, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत गैदर होती है। ठीक है। ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेते हैं। अर्जेंटीना ने एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ है 7 अप्रैल, इसका फाउंड कब 1948 में फाउंड करी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनजीए की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि पब्लिक हेल्थ में डील करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इनके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्ट डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। ठीक है, ये इनके डायरेक्टर है अभी, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अभी कौन सी कंट्री का कोई बता सकता है? क्वेश्चन आता है कई बार, कोविड में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में थे, तो ये कौन सी कंट्री से, ये भी क्वेश्चन आ गया था कई एग्जाम में। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम? WHO के डायरेक्टर जनरल है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? किसी को पता हो? नहीं, यूथोपिया। ठीक है जी, यूथोपिया के हैं ये। चलें फिर नेक्स्ट। WHO क्लियर है, किसने एग्जिट करा? अर्जेंटीना ने एग्जिट करा है। इससे पहले कौन कर चुका है? यूनाइटेड स्टेट कर चुका है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी सोवरेनिटी चाहिए, ये अपने रूल्स खुद बनाना चाहते हैं। और थोड़ा बहुत जब अर्जेंटीना ने कराया तो यूएस का प्रेशर जरूर रहा होगा इनके पास। ठीक है, यूएस हर जगह अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो यूएस ने प्रेशर किया होगा अब आप करो। अभी कोई और भी कंट्री होगी, देखना वो भी एग्जिट करेगी धीरे धीरे करे। यूएस डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत बनाता है ऐसी कंट्रीज में कि एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन वीक करना चाहता है। काफ़ी सारा यूएस का पैसा WHO में जाता था, तो वो इसको वीक करके ऑटोमेटिकली खत्म करना चाहता है। ट्रम्प की पॉलिसीज है सारी की सारी, इसको क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट अभी न्यूज़ में? फर्स्ट है रणवीर सिंह, धुरंधर वाले हीरो हमारे, हमजा। ये है हमारे हमजा, जो वापस आ गए पाकिस्तान से। देखिए जी, ये क्या है? जिंदल स्टेनलेस स्टील है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। ठीक है, फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर किसके? रणवीर सिंह, बॉलीवुड एक्टर है। कहाँ? जिंदल स्टेनलेस स्टील के। क्वेश्चन आ सकता है कि जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अभी ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसी अपॉइंट किया है? रणवीर सिंह। इसलिए मैंने फोटो बना दी है जिंदल स्टील की, तो आपको याद रहेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आप मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ और भी दें इंपॉर्टेंट, तो उसको देख लीजिए। रविंद्र जडेजा क्या बने? सिटी बैंक के, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, क्रिकेटर हैं, याद होगा आपको, रविंद्र जडेजा। ठीक है, अब ये शायद से राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, पहले CSK से खेलते थे शायद, मेरे को याद नहीं, पर शायद पहले CSK से, बोला इनकी टीम चेंज हो गई है IPL में। ठीक है जी, नेक्स्ट है विलियम वॉश। ये क्या? इंडिगो के क्या बने? CEO, CEO बन गए विलियम वॉश। ठीक है, इंडिगो की वो क्या है फुल फॉर्म? इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंडिगो का लोगो है ना, पता है ना आपको? ठीक है, विलियम वॉश याद रखना आपको। आगे चलते हैं। ये है प्रेसिडेंट म्यांमार के, मिन आंग लियांग। ठीक है जी, ये प्रेसिडेंट बने अभी रिसेंटली म्यांमार के। ये अभी आ भी रखे हैं इंडिया में, 2-3 दिन से इनकी न्यूज़पेपर में फोटोज आ रही हैं। ठीक है जी, और ये है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया बने उच्चल न्याम ओसर। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? मंगोलिया के। मंगोलिया कहाँ है कंट्री? मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये किन दो कंट्री ने इसे लैंडलॉक करा है? किस, कोई बता सकता है आंसर में? कि मंगोलिया एक तो लैंडलॉक कंट्री है, ये तो सबको पता है। ठीक है, पर कौन कौन सी कंट्रीज इसे सराउंड कंट्री है, करती है? कोई आंसर में बता सकता है? किसी ने एटलस खोल के देखी हो तो? नहीं, कोई नहीं लिखेगा। बोला सर से तो बात ही नहीं करनी, सर तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हम लिखेंगे ही नहीं कुछ भी। चाइना? नहीं चाइना, हाँ चाइना है, चाइना है, वेरी गुड है। सेकंड कंट्री कौन सी है जिसने इसको पूरी तरीके से ढक रखा है दोनों तरफ से? मतलब बीच में मंगोलिया है, साइड में एक कंट्री है, इस तरफ एक कंट्री है, पूरी तरीके से। चाइना तो है। सेकंड इज रशिया। ठीक है, रशिया ऊपर है, नीचे चाइना है, अब बीच में बेचारा मंगोलिया फंसा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा उच्चल, नाम इनके, ये प्राइम मिनिस्टर बने वहाँ के, उच्चल नियाम ओसोर। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, काफी टिपिकल नेम होते हैं मेरे लिए। ठीक है जी। सेकंड है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के प्रेसिडेंट बने
तो लैम इनका नाम है, ये प्रेसिडेंट बने किसके, वियतनाम के। अब वियतनाम की कोई कैपिटल बता सकता है कौन है, कोई बताइए। बताई थी अभी मैंने, एटलस रखिए साथ में, ऐसे ही परेशान करूंगा मैं आपको, देखना धीरे धीरे एटलस तो खुलवा के रहूंगा मैं आपकी। ठीक है। तो प्रेसिडेंट है वियतनाम में, वियतनाम का जो कैपिटल है वो हनोई है, ठीक है। और इसके आसपास हनोई, वेरी गुड मनोज, हनोई है इसका कैपिटल। और इसके पास जो सी पड़ता है वो है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहा है वियतनाम और नेबरिंग कंट्रीज और चाइना के बीच में। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है साउथ चाइना सी का। ठीक है जी, हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। ट्रेंडिंग पर्सन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में थे, ये हैं किरण मानी जी। इनकी शक्ल है यहाँ पर साइड में देखिए। किरण माना जी को क्या करा क्या, ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं किसके, ओपन एआई के। ओपन एआई के बारे में बताओगे आपको, क्या बनाया ओपन एआई ने, अभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करा था ओपन एआई ने। ठीक है, किरण मानी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, आगे क्यों जा रहा है, किसके बने, ओपन एआई के फॉर एशिया पैसिफिक रीजन के। तो ये न्यूज़ में थे तो आ गया। ठीक है जी, ही सर्वड एज सीईओ डिजिटल, जी, सीईओ डिजिटल एट जियो स्टार में सीईओ रह चुके हैं, ठीक है। मैंडेट कुछ नहीं है इनका, ये रहने दिए। बस आप ये रखिए मैनेजिंग डायरेक्टर है एशिया पैसिफिक रीजन किसके, ओपन एआई के। तो ओपन एआई है क्या चीज, ओपन एआई ये किसका पेरेंट कंपनी है, किसकी, चैट जीपीटी की। ठीक है, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई। को फाउंड किसने करी थी, सैम ऑल्टमैन। ये बहुत न्यूज़ में नाम है, आप याद रखना इसको, सैम ऑल्टमैन। ठीक है जी, इसके आप फोटो भी देखोगे तो आपको याद रखेगा, बहुत बार न्यूज़पेपर में रहता है, न्यूज़पेपर में है इनका काफ़ी अभी चर्चा। सैम ऑल्टमैन ने को फाउंड करी थी, जो कि इसके करंट सीईओ ही है। और उनके साथ इनने कौन किसने को फाउंड करी थी, ग्रैक ब्रॉकमैन, आइला सोस्केवर और इलॉन मस्क। इलॉन मस्क भी थे इसमें, ठीक है। इलॉन मस्क ने बाद में एग्जिट ले लिया था, पर इनका भी डिस्प्यूट भी चल रहा है कोर्ट्स में, कोर्ट में, कि जो हमने ये कंपनी बनाई थी ओपन एआई, ये फिलॉन्ट्रपी की कंपनी थी, पर अब इसका काम जो है प्रॉफिट गेन के लिए करा जा रहा है। तो ये केस चल रहा है एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच में, ठीक है। आई थिंक अभी न्यूज़ में था तो कुछ दिनों पहले। तो ओपन एआई याद रखना आपको, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ओपन एआई। को फाउंड कब हुई थी, 2015 में, किसने करी, सैम ऑल्टमैन ने। और ये सब चीज़ें। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन करें, किरण रानी। ठीक है जी, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, भारत ट्राइब फेस्ट 2026, ठीक है जी। वेन्यू कहाँ है इनका, ये कुछ नहीं है, फेस्टिवल है, फेस्ट था, भारत ट्राइब 2024। वेन्यू कहाँ हुआ, सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में। लॉन्च क्या किया है इन्होंने, द प्रीमियम सिग्नेचर नेशनल ब्रांड। क्या लॉन्च किया, रीसा। इसीलिए मैंने ये ऐड करा है इस टॉपिक को, क्यों, भारत ट्राइब फेस्ट हुआ है तो न्यू दिल्ली में, रीसा इन्होंने ऐड किया। ठीक है जी, रीसा है क्या, ये ब्रांड नेम है इनके लिए। अब रीसा होता क्या है, ये ट्रेडिशनल हैंड वोवन स्टोल होता है, कहाँ से, त्रिपुरा से। ये देख रहा होंगे आप फोटो, आपको साइड में दिख रही होगी आपको, इसको रीसा बोला जाता है त्रिपुरा में। ठीक है जी, कौन कर रहा है इसे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ट्राइफेड। ठीक है, नॉलेजिंग पार्टनर कौन है, पार्टनर्स कौन है, फिक्की एंड टिक्की। देखिए, फिक्की एंड टिक्की। तो ट्राइफेड के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, ट्राइफेड पूछ सकते हो क्वेश्चन में। 1987 की बनी हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर बनी है ट्राइफेड। इसका काम ही यही है कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करें, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट दें। ठीक है, तो ट्राइफेड का यही काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1987 में बनी थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब त्रिपुरा रीसा के बारे में पढ़ लीजिए। ये त्रिपुरा रीसा को जोग्राफिकल टैग मिल चुका है, कब मिला था, 2024 में मिल चुका है। ठीक है, रीसा ये फैब्रिक होता है, स्टोल बोलते हैं, स्टोल मतलब गर्दन में डालने वाला मफलर टाइप, आई थिंक वही होता है स्टोल। ठीक है, ठीक है, ब्रांड नेम है इनका वहाँ पर। ठीक है जी, ये जोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग मिला हुआ है इसे 2024, यूनिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी है कहाँ की, त्रिपुरा की। ये इसकी फोटो है, त्रिपुरा में कई बार आपने देखा होगा कि पहन के घूमते हैं, उनके वहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, चीफ मिनिस्टर हो गए और जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। ठीक है जी, भारत ट्राइब फेस्ट हो गया है, न्यू दिल्ली में हुआ है, रीसा से याद रखें क्या चीज़ें, टाइफाइड के बारे में याद रखना, और बाकी
जीआई टैग के बाद रखना त्रिपुरा रीसा। रीसा पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग प्लेसेस, लीपू लेक पास। ये इंपॉर्टेंट है, अब ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो लीपू लेक पास के बारे में पढ़ लीजिए। ये कहाँ है? उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड में है। ठीक है जी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में। अब हो क्या रहा है, लीपू लेक पास को 6 साल बाद खोल दिया गया वापस। ठीक है, चाइना ने इसके, ठीक है, इसके, ये पास है, पास का मतलब होता है रास्ता। रास्ता जा रहा है किधर? जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां से रास्ता निकल रहा है चाइना के लिए। ठीक है, तो ये क्या बंद कर दिया था? किसने? चाइना ने बंद कर दिया था। काहे के लिए? मिलिट्री टेंशन हो गई थी बीच में, जब लद्दाख में, लेह लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारे, तो ये बंद कर दिया गया था कोविड के बाद से। तो ये लिपू लेक पास खोल दिया गया है अब चाइना ने। ठीक है, और यहाँ से क्या जाता है लिपू लेक पास? मानसरोवर यात्रा आ जाती है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा आ जाती है ना, वो इसी पास से होते हुए जाती है। उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये लिपू लेक पास है, वहाँ से होते हुए जाती है। ठीक है जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, कैलाश माउंटेन है जो, माउंट शिवा, उसके लिए जाती है यहाँ से यात्रा। ठीक है जी, लिपू लेक पास के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। 5,000 फीट में, 5,000 मीटर में, नेपाल ट्राई जंक्शन में, इंडिया नेपाल चाइना जो तिब्बत है उसके ट्राई जंक्शन में है। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1992 में स्टार्ट हुआ। अब दो ऐसे और ट्राई जंक्शन तो नहीं पड़ेंगे, और ऐसे पास है जिससे के थ्रू हम तिब्बत एंटर कर सकते हैं या चाइना एंटर कर सकते हैं। तो पहला है शिपकिला, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला, तो शिपकिला से याद रह जाएगा आपको कि इससे जो होती है हमारी सतलज रिवर एंटर होती है। ठीक है, शिप से याद रह जाएगा, शाह से शाह, सतलुज, शिपकिला। ठीक है, ये है कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से भी हम तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है नाथुला। नाथुला का है सिक्किम में, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसमें कहाँ जाते हैं? चुम्बी वैली, डायरेक्ट एंट्री होती है चुम्बी वैली में। ठीक है जी, चुम्बी वैली में एंट्री होगी आपकी नाथुला से। ये था हमारा नाथुला पास, शिपकिला पास, से लिपुलेख पास। लिपुलेख पास उत्तराखंड में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं लास्ट के। आई थिंक ये प्लस, हाँ ये फोटो देख लीजिए आप। हाँ जी, ये ये है हमारा इंडिया, मतलब ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये नेपाल वाला एरिया है, और ये तिब्बत वाला एरिया है जो कि चाइना ने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, ये हो गया काला पानी एरिया, यहीं से लिपू लेक पास है जी। अब इसमें एक और डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जो काला पानी है ना एरिया, इसे नेपाल अपना बताता है, इंडिया अपना बताता है। और ये जो बाउंड्री बनी है, ये पूरी जो जा रही है, काली रिवर है। तो इंडिया नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बनाती रिवर, वो है काली रिवर। ठीक है, तो नेपाल बोलते हैं ये हमारा, इंडिया बोलते हैं नहीं नहीं, 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सोंगली हुई थी, उसके अंडर ये हमारे अंडर आ गया था, ये काला पानी एरिया। तो नेपाल और इंडिया में भी वो चल रहा है डिस्प्यूट। और लीपू लेक का पास का तो पता ही है आपको कि चाइना ने बंद कर रखा था, 6 साल बाद खोला है। अब यहीं से हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, ऐसा करके पूरा ट्रैक है उसका। ठीक है, कैलाश मानसरोवर, यहाँ पर दो लेक्स हैं, एक राकाश लेक्स, एक मानसरोवर लेक। ठीक है जी, बहुत सेक्रेट रीजन है शिवा के डिवोटीज के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की लास्ट स्लाइड। आई होप सबको मजा आया होगा इस सेशन में। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लिख सकते हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए। ठीक है, लिखिए फटाफट फटाफट, तब हम इसके बाद एंड करेंगे सेशन को। बताइए बताइए कुछ कमेंट बॉक्स में, कुछ कैसा लगा आज आपका सेशन? कैसा था आज का सेशन, आपको कैसा लगा है? बताइए कमेंट बॉक्स में, लिखिए फटाफट फटाफट, जल्दी। बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही हम पिक्चर से वो करते रहेंगे, पिक्चर से आपको याद रहेगा चीज़ें, तो हम ऐसे ही कवर करेंगे चीज़ें धीरे धीरे करके। जितना भी अरुणाचल प्रदेश का जीके आता रहेगा रिलेटेड नेशनल करंट अफेयर से, वो भी हम डालेंगे इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपका एग्जाम है आगे, तो अगर जितना हमसे कवर हो पाएगा हम उतना करंट अफेयर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, तो ऐसे ही करके हम पूरा कवर कर जाएंगे जितना हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो फिर कल मिलते हैं सुबह। कल का मैं सर को बताऊंगा, शायद से टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकती है कल का, तो मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सर से डिस्कस कर लीजिए, कल सुबह नहीं हो पाएगा सर क्लास थोड़ा ना।
सुबह पॉसिबिलिटी नहीं है कि थोड़ा मुझे कहीं जाना है, तो इसका दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। आपका दिन एकदम अच्छा रहे, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और एग्जाम क्लियर कर दीजिए। ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो आज का सेशन हम रोकते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच। आपका दिन एकदम बढ़िया रहे। और जो मैंने कोड फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ उस कोड को इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और सेकंड चीज, एटलस जरूर रखिए अपने पास। एटलस मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।